So hello everybody, welcome to the video. So this video it is again in the continuation with the series जो कि हमने सिलेबस को डिसाइफर करने के लिए शुरू की थी। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है वो आपके पास इंडियन एंथ्रोपोलॉजी और विलेज स्टडीज़ का जो एक चैप्टर है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पेपर सेकंड के अंदर उसको जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके सिलेबस को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास ये टॉपिक है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड विलेज स्टडीज़ या फिर सिंपली हम इसको जो है वो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी कह देते हैं। इसके अंदर जो है वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बनाने की जो है वो एम रखा गया है। जैसा मैंने जो है सिलेबस को डिसाइफर किया है, सिलेबस को पढ़ा है, जो आपके पास जनरल, ताकि बच्चे को जो है वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपके पास जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो सोशोलॉजिकल वर्क या फिर आपके पास एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क्स जो है वो किस तरह से जो है वो किए गए हैं। विलेज स्टडीज़ किस तरह से जो है वो इंडिया के अंदर हुई है, विलेज स्टडीज़ का जो है वो आपके पास क्या कंक्लूजन निकला है, अलग अलग जो विलेज स्टडीज़ हुई हैं उनका क्या कंक्लूजन निकला है, किस तरह से जो है वो इंडियन सोसाइटी एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करती है, किस तरह से जो है वो चीज़ें विभाजित की जाती हैं इंडिया के अंदर, किस तरह से जो है चीज़ों को क्लासीफाई किया जाता है। सो ऐसे जो अलग अलग जो इंडियन सोसाइटी के जो सीलिएंट फीचर्स हैं वो आपको जो है वो समझ में आ जाएं। दिस इज़ द बेसिक एम, ये आपके पास जो है वो बेसिक एम है। और मैं समझता हूँ कि ये जो आपके पास सेक्शन है, ये जो इंडियन सोशोलॉजी वाला, मैं इसको इंडियन सोशोलॉजी सेक्शन कह देता हूँ, या फिर जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का जो सेक्शन है, ये आपके पास सबसे ज़्यादा क्रूशियल सेक्शन होता है। क्योंकि देखिए, जो पेपर का मैंने ट्रेंड देखा है, आपके पास पेपर का ट्रेंड इस तरह से है, आर्कियोलॉजी सेक्शन को थोड़ा सा अलग रखा जाएगा और आपके पास जो 15 मार्क्स के या फिर 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो या तो ट्राइबल स्टडीज़ से प्रॉपरली पूछे जाएंगे, ट्राइबल स्टडीज़ को रखा जाएगा आगे, या फिर आपके पास जो है वो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो विलेज स्टडीज़ हैं उनको आगे रखा जाएगा। तो एग्ज़ामिनर कहीं ना कहीं ये देखना चाहता है कि आप इस सेक्शन को कितने जो है वो डिग्री तक जो है वो आप समझ पाए हो, कितने डिग्री तक आप ये जो है वो समझ पाए हो कि इंडिया के अंदर जो एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क्स हैं वो किस तरह से हुए हैं और आपके पास क्या क्या जो है वो आपके पास जो है वो उसके कंक्लूजन्स निकले हैं। ठीक है, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। और दिस इज़ द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड द विलेज स्टडीज़। देखिए, इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको जैसे मैंने जब मैं स्टार्टिंग करता हूँ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की, तो स्टार्टिंग जो है वो थ्योरीज से की जाती है, क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर भी या फिर वैसे भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जो स्टार्टिंग है वो थ्योरीज से की जाती है। थ्योरीज ऑल्दो समझने में थोड़ी सी जो है वो कईयों को दिक्कत आती है, लेकिन आपके पास अगर आप समझ जाएं तो आपका जो एक कोर है पेपर फर्स्ट का, जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का जो कोर है वो जो है वो आपके पास बन जाता है। उसी तरह से जो इसका कोर है वो आपके पास जो है वो इन चैप्टर्स के अंदर जो है वो बैठा हुआ है, इन टॉपिक्स के अंदर जो है वो बैठा हुआ है। इमर्जेंस एंड द ग्रोथ ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया, इसके अंदर आप जो है वो एक जनरल क्रोनोलॉजी जो है वो आपके पास जो है वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है वो इंडिया के अंदर जो स्टार्टिंग है वो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर्स करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद ब्रिटिश स्कूल आता है, ब्रिटिश स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इंडिया के अंदर आता है, वो अपनी जो है वो कुछ स्टडीज़ जो है वो करके जाते हैं। ठीक है, आपके पास जो है वो रेड फील्ड वगैरह आते हैं, उसका क्रिटिसिज्म क्या है, उनकी वर्क्स का क्रिटिसिज्म क्या है। और फिर आपके पास जो है वो अमेरिकन स्कूल आता है, अमेरिकन स्कूल जो कि ज़्यादा जो है वो आपके पास फील्ड ओरिएंटेड होता है। अमेरिकन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी आता है, स्पेशली अमेरिकन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अंदर शिकागो स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, वो जो है वो लोग आते हैं इंडिया के अंदर और वो जो है वो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ट्रेन करके जाते हैं, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को जो है वो ट्रेनिंग देते हैं। और आपके पास जो है वो कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक LP विद्यार्थी वो जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो बन जाते हैं। और फिर जो है वो आपके पास किस तरह से जो है वो आपके पास जो है वो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का विकास होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द 18th, 19th एंड द 20th सेंचुरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इसके अंदर आप जो है वो इन स्कूल्स को पहले टॉपिक के अंदर इन दो स्कूल्स को जो है वो डिस्कस करते हो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जैसे रिस्ले हैं, उन्होंने जो है वो क्या किताबें लिखी, किस तरह से जो है वो उन्होंने इंडिया का जो रेशियल कम्प्लेक्स है वो समझाया,
किस तरह से जो है वो आपके पास आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को पुट फॉरवर्ड करते हैं। आर्कियोलॉजी के जो है वो किस तरह से जो है वो रॉबर्ट फुट जैसे कुछ एडमिनिस्ट्रेटर आर्कियोलॉजी के अंदर जो है वो किस तरह से काम करते हैं। फिर उसके बाद ब्रिटिश स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, किस तरह से जो है वो रॉबर्ट रेडफील्ड आते हैं इंडिया में और वो जो है वो मैक्सिकन स्टडीज़ को जो है वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। आपके पास जो है लेविस आते हैं, ऑस्कर लेविस आते हैं और वो किस तरह से जो है वो आपके विलियम वाइजर आते हैं, किस तरह से जजमानी सिस्टम को पढ़ते हैं और फिर जो है वो मार्क्सिज्म का जो है वो एविडेंट इंडिया के अंदर जो है वो किस तरह से होता है। मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इंडिया के अंदर ऑस्कर लेविस वगैरह वो किस तरह से जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फिर आपके पास जो है वो अगला जो एक चरण आता है वो आता है अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। ठीक है, जो आपके पास जो है वो ये अर्ली 20th सेंचुरी है। ठीक है, जो आपके पास जो है वो मिडल और जो लेट 20th सेंचुरी है। बेसिकली जो आपके पास इंडिया आज़ाद होता है तो उसके बाद अमेरिकन का आना जो है वो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का इंडिया के अंदर आना जो है वो जो चलन है वो आपके पास जो है वो बढ़ जाता है। जब आपके पास अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंडिया में आना शुरू हो जाते हैं और कुछ आपके पास इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो सर उठाना शुरू कर देते हैं, वो जो है वो आपके पास बड़े अच्छे अच्छे काम जो है वो आपके पास कुछ अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे आपके पास एम.एन. श्रीनिवास हो गए, एल.पी. विद्यार्थी हो गए, एस.सी. दुबे हो गए, एस.सी. दुबे की वाइफ हैं लीला दुबे, वो हो गई। ये बहुत बढ़िया काम जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो एक देखना जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। सो उन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि मेजर आपके पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो आप स्टडी करते हो टू द ट्राइबल्स एंड द केस स्टडीज़। ठीक है, कास्ट स्टडीज़। तो कास्ट स्टडीज़ के अंदर जो है कास्ट स्टडीज़ के अंदर आपके पास किन किन के जो है वो काम है। स्टार्टिंग तो आप जो है वो ऑब्वियसली वाइजर से करोगे, फिर उसके बाद जो है वो ऑस्कर लेविस का कास्ट के अंदर काम है, आपके पास डुमॉन्ट का कास्ट के अंदर काम है। डुमॉन्ट का बहुत लंबा चौड़ा क्रिटिसिज्म है, दीपांकर गुप्ता लंबा चौड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं और आपके पास जो मडल्ड कास्ट सिस्टम है वो जो उसका एक जो है वो आपके पास उसको डिसाइफर करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो रजनी कोठारी आ जाते हैं जो कि पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर जो है वो कास्ट को डिस्कस करते हैं। फिर आपके पास जो है वो एम.एन. श्रीनिवास की जो है वो इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच आ जाती है, स्ट्रक्चरल अप्रोच जिसको आप कहना चाहते हो तो स्ट्रक्चरल अप्रोच कह सकते हो। स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट या स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो आपके पास आ जाती है। फिर इंडिया के अंदर जो है वो फंक्शनलिज्म भी आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन का फंक्शनलिज्म, मलिनोस्की का फंक्शनलिज्म भी आना जो है वो शुरू हो जाता है। तो एल.पी. विद्यार्थी जो है वो उसका नेतृत्व करते हैं। तो एल.पी. विद्यार्थी जो है वो एम.एन.एस. कम्प्लेक्स जो है वो इंडिया के अंदर वो सबसे उसको बनाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो सेक्रेड कम्प्लेक्स जो है वो एल.पी. विद्यार्थी बनाते हैं। ठीक है, फिर आपके पास अगेन पॉलिटिकल स्टडीज़ जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो बेली कंडक्ट करते हैं। ठीक है, बेली एफ.जी. बेली जो है वो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं और जब एफ.जी. बेली आते हैं इसके अंदर बात भी इंडिया के अंदर एक बार आते हैं, स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास पॉलिटिकल स्टडीज़ जो है वो इंडिया के अंदर होनी स्टार्ट हो जाती है। इसी के बीच में आपके पास जो है वो ट्राइबल स्टडीज़ का भी डेवलपमेंट जो है वो इंडिया के अंदर होता है। आपके पास एल.के. मोपात्रा जो है वो आपके पास इनकी जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं उसके ऊपर स्टडी कंडक्ट करते हैं। वो आपके पास और बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को प्रेरित करते हैं। आपके पास जो है वो के.एस. सिंह की जो आपके पास स्टडीज़ हैं, ट्राइबल स्टडीज़ जो है वो होती हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो ट्राइबल कास्ट कंटिन्यूम जो है वो आपके पास जो है वो ज़ोर पकड़ता है और आपके पास इसके अंदर आपके उससे प्रभावित होकर बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो इसके अंदर काम करते हैं। इसी के बीच में आपके पास विलेज स्टडीज़ का एक नया दौर जो है वो शुरू हो जाता है। योगेंद्र सिंह वगैरह वो सारे लोग जो है वो आपके पास आना शुरू कर देते हैं। एग्रेरियन रिलेशंस को, ग्लोबलाइजेशन के आस्पेक्ट को, ग्लोबलाइजेशन स्टडीज़ शुरू हो जाती है। तो बहुत लंबा चौड़ा जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का विस्तार है वो यहाँ पे जो है वो आप स्टडी करते हो। सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर इट बिकम्स द कोर ऑफ द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। ये जो है वो आपके पास इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का एक कोर है। ठीक है, अगेन आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ क्योंकि मेरे सामने घड़ी चल रही है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी जो है वो वीडियो नहीं बना सकते, नहीं तो
जैसे जैसे आपके पास क्रोनोलॉजी बढ़ती है वो मैं पूरी कहानी जो है वो आपको जो है नरेट कर देता। एनीवेज, तो आपके पास जो है वो इस तरह से दिस इज़ हाउ द एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया इट हैज़ ग्रोन। ये आपके पास जो है ये जो चैप्टर है इट इज़ द कोर ऑफ द इंडियन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़। ये आपके पास एक कोर है ये चैप्टर। फिर आपके पास जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को समझने के तरीके हैं वो दो हैं। एक है इंडोलॉजिस्ट व्यू। इंडोलॉजिस्ट व्यू जो है वो आप इस चैप्टर के अंदर जो है स्टडी करते हैं कि इंडियन ट्रेडिशन क्या है, वर्णाश्रम क्या है, पुरुषार्थ क्या है, कर्म क्या है, ऋण क्या है, रीबर्थ क्या है। इन 5 चीज़ों के बेस के ऊपर जो है वो इंडिया का ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। तो इन 5 जो कंसेप्ट्स हैं इनको जो है वो आप स्टडी करते हो। फिर उसके बाद बात आती है, देखिए 2 चीज़ें हैं इंडिया के अंदर, एक है वर्ण व्यवस्था, दूसरी है आपके पास जाति व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था काफ़ी अलग है। वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों के बारे में है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में है पर्टिकुलरली। जो आपके पास जाति व्यवस्था है ये आपके स्टेटस के बारे में है, ठीक है, ये आपके इनबॉर्न स्टेटस के बारे में है। तो कास्ट सिस्टम इन इंडिया वर्ण व्यवस्था के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। वर्ण और कास्ट के बीच का जो है वो रिलेशनशिप क्या है, पर्टिकुलरली डिफरेंसेस क्या है, तो इसके रिगार्डिंग थ्योरीज हैं, इसके रिगार्डिंग हम पर्सपेक्टिव्स पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो है थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ। फिर आपके पास कुछ रीसेंट स्टडीज़ जो है वो आपके पास जो है वो जोर पकड़ना स्टार्ट कर देती है, द कंसेप्ट ऑफ द डोमिनेंट कास्ट। जब कास्ट और आपके पास मॉडर्न डेमोक्रेसी दोनों मिलती हैं तो आपके पास एक जो डोमिनेंट कास्ट है उसको जो है वो आप देखते हो कि वो जो है वो जाति व्यवस्था में डोमिनेट करना वो जो है वो स्टार्ट कर देती है, ठीक है। देन आपके पास जो है कास्ट मोबिलिटी। कास्ट मोबिलिटी के आपके पास जो है वो 2 तरह के 2 फैक्टर्स हैं। एक है आपके पास जो बाहर से कुछ फोर्सेस आती हैं, जैसे मॉडर्नाइजेशन की फोर्स, वेस्टर्नाइजेशन की फोर्स, एजुकेशन की फोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो कास्ट मोबिलिटी को जो है वो आपके पास जो है वो आगे बढ़ाती हैं। और आपके पास एक है जो इंटरनल फोर्सेस हैं, जैसे संस्कृताइजेशन हो गई। तो आप कास्ट मोबिलिटी को जो है वो पढ़ते हो, और कास्ट मोबिलिटी को पढ़ते हुए ही एक और आपके पास कंसेप्ट आता है, द फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम। जब ये आपके पास आज़ादी की जब लड़ाई हो रही थी 1919 के करीब, तो हमने देखा कि ये जो आपके पास जो 2 फोर्सेस हैं वो इंडिया के अंदर जो है वो चल रही हैं, ठीक है। 1919-1920 के अंदर जब गांधी जी आ जाते हैं, उसी के दौरान आपके पास कुछ जैसे आपके पास जो है वो SC रॉय हो गए, आपके पास जो है वो बोस हो गए। तो ऐसे कुछ आपके पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो आना शुरू कर देते हैं। इसी के बीच में जो है वो आपके पास एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है कास्ट सिस्टम के अराउंड। अंबेडकर एक तरफ हो जाते हैं, गांधी जी एक तरफ हो जाते हैं, उसी के बीच में एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो भी बट जाते हैं। तो फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम जो है वो डिस्कस किया जाता है कि कास्ट सिस्टम का फ्यूचर क्या होना चाहिए। क्या जाति व्यवस्था को ख़त्म कर देना चाहिए, जैसे आपके पास अंबेडकर कहते थे कि इंटर मैरिज शुरू कर दो, इनहेलेशन ऑफ द कास्ट को ख़त्म कर दो, बहुत बुरी चीज़। गांधी जी का मानना डिफरेंट है। गांधी जी जो है वो आपके पास वर्ण व्यवस्था और आपकी जाति व्यवस्था है उसके अंदर अंतर करते हैं और चीज़ों को फंक्शनल अप्रोच से जो है वो समझाते हैं। तो गांधी जी अपने एसेज लिखते हैं यंग इंडिया के अंदर, उनकी जो है वो सोच अलग है। फिर आपके पास एक स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनता है जिनको जो है वो जिसके अंदर मजूमदार भी आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास बोस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो वो जो स्कूल है वो आपके पास जो है वो अलग जो थॉट प्रोसेस है उसको जो है वो लेके आगे बढ़ता है। फिर आपके पास कुछ जो है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो है वो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपना मत रखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके पास ये जो है इस चीज़ को जो है वो डिस्कस किया जाता है, इस डिबेट को जो है फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम के अंदर डिस्कस किया जाता है कि कास्ट सिस्टम किस तरह से होना चाहिए। देन उसके बाद जो है वो कास्ट सिस्टम की फंक्शनैलिटी आ जाती है, जिसके अंदर आप पढ़ते हो जजमानी सिस्टम और ट्राइबल कास्ट कंटिन्यूम, कि किस तरह से जो है वो ट्राइब्स और जो आपके पास हिंदू कास्ट सिस्टम है ये एक दूसरे के साथ जो है वो
अपनी जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से इंटरचेंज कर रहा है। जजमानी सिस्टम के अंदर कैसे जो है वो एक गांव के अंदर इंटर कास्ट रिलेशनशिप जो है वो सेटअप किए गए हैं। ठीक है, सो इस तरह से बेसिकली जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो आपके पास फील्ड व्यू है उसको जो है वो देखा जाता है कि आपके पास जो है किस तरह से आज कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के अंदर जो है वो इंडिया की सोसाइटी जो है वो बसी हुई है। कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर जो है किस तरह से इंडिया की सोसाइटी जो है वो बसी हुई है, वो बनी हुई है। तो यहाँ पे दोनों व्यूज़ जो है वो आप एक इंडोलॉजिस्ट का व्यू, एक बुक व्यू और आपके पास एक जो फील्ड व्यू है उसको जो है वो आप देखते हो। इंडिया की सोसाइटी को दो लेंस से, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से जो है वो देखा जाता है, एक ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव और एक जो है वो आपके पास कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव फील्ड व्यू से, कि इंडिया के अंदर हो क्या रहा है और आपके पास जो है वो धार्मिक ग्रंथ हैं वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, सो एक आपके पास जो है ये सेक्शन आ जाता है। ठीक है, दूसरा जो है वो आपके पास जो है दो मेजर कंसेप्ट्स हैं जो कि एलपी विद्यार्थी ने जो है वो दिए हैं। अगेन यू हैव टू डिस्कस देम फ्रॉम द फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, दे आर फ्रॉम द फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। सो द फर्स्ट इज द सेक्रेड कम्प्लेक्स। सेक्रेड कम्प्लेक्स बेसिकली यूनिफिकेशन को समझाता है कि इंडिया के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से जो है वो फ्लो करती हैं। सो वो जो है वो सेक्रेड कम्प्लेक्स के थ्रू जो है वो समझाया गया है। सेक्रेड कम्प्लेक्स की खास बात क्या है कि ये आपके पास जो इमाइल डरकाइम की जो एक क्या कह सकते हैं उसको डायकॉटमी जो थी, ज़्यादातर जो आपके पास सोशोलॉजिस्ट हैं वो इमाइल डरकाइम जब किसी सेक्रेड की बात करते हैं तो वो जो है वो इमाइल डरकाइम की जो एक डायकॉटमी है उसके अंदर फंस के जो है वो रह जाते हैं। ये एलपी विद्यार्थी की खास बात है कि वो डायकॉटमी को छूते भी हैं लेकिन डायकॉटमी के अंदर फंसते नहीं हैं। वो प्रॉपर कंटिन्यूम को समझाते हैं कि किस तरह से जो है वो सेक्रेड कम्प्लेक्स बना हुआ है, किस तरह से जो है वो जो सेक्रेड विचार हैं वो इंसान के अंदर आते हैं और किस तरह से उन सेक्रेड वैल्यूज़ का पूरे नेशन वाइड जो है वो प्रवाह जो है वो किया जाता है। प्रीस्ट का क्या फंक्शन है उन वैल्यू सिस्टम के अंदर। ठीक है, सेक्रेड कम्प्लेक्स इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव द नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स। इट इज़ अगेन इंस्पायर्ड फ्रॉम द रेडक्लिफ ब्राउन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ये आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन के स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो आपके पास जो है नेचर, रेडक्लिफ ब्राउन अपने स्ट्रक्चरलिज्म को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है आपके पास इकोलॉजिकल सिस्टम्स, दूसरा है आपके पास सोशोलॉजिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, तीसरा है आपके पास जो है दी कल्चराइजेशन सिस्टम्स। ठीक है, तो आपके पास नेचर इट रिप्रेजेंट्स द इकोलॉजिकल सिस्टम्स, आपके पास जो मैन है इट रिप्रेजेंट्स द सोशोलॉजिकल या फिर सोशल सिस्टम, और आपके पास जो स्पिरिट है इट रिप्रेजेंट्स द कल्चराइजेशन। तो आपके पास जो है दिस इज़ हाउ आपके पास जो रेडक्लिफ ब्राउन का जो जो एक कंसेप्ट है उसको एलपी विद्यार्थी जो है वो इंडिया के अंदर लेके आते हैं। फिर आपके पास जो है वो जो अलग अलग रिलीजन है उन्होंने इंडिया को जो है वो किस तरह से प्रभावित किया वो जो है वो डिस्कस किया जाता है। बुद्धिज़्म ने किस तरह से इंडिया को हिस्टोरिकली प्रभावित किया है, जैनिज़्म ने किस तरह से प्रभावित किया, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो इंडिया के अंदर वैल्यू एक आ गई वो एक जगह के अंदर सीमित नहीं रहेगी, उसका अब्जॉर्प्शन होगा। वो वैल्यू जो है वो अलग अलग लोगों को जो है वो प्रभावित करेगी। इस्लाम ने किस तरह से जो है वो हिंदुस्तान को प्रभावित किया, क्रिश्चियनिटी ने किस तरह से जो है वो इंडियन सोसाइटी को प्रभावित किया, क्या वैल्यू सिस्टम जो है वो इंडियन सोसाइटी के अंदर जो है वो आया है, उसको जो है वो डिस्कस किया जाता है। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। देन यू हैव द इंडियन विलेज स्टडीज़। जब आपके पास ग्लोबलाइजेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया तो एस.सी. दुबे और ऐसे बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि आप जो है वो विलेज स्टडीज़ को विलेज के अंदर जाके आप जो है वो फील्ड वर्क जो है वो करना शुरू कीजिए। ठीक है, ताकि बिकॉज सॉरी इंडिया के जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है मेजॉरिटी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो विलेजेस के अंदर, इंडियन विलेजेस के अंदर जो है वो रह रही है। तो आपके पास जो है वो ग्लोबलाइजेशन के चलते जो है वो इंडियन विलेजेस किस तरह से जो है वो चेंज हो रहे हैं, इसको आप जो है वो प्रॉपरली जो है वो समझ सको। ठीक है,
जैसे इंडियन जो विलेज स्टडीज़ जो है वो कैसे कैसे इवॉल्व हुई हैं, वैसे वैसे आपका जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंगली जो है वो आपका सिलेबस लिखा हुआ है। विलेज स्टडीज़ का जो पहले स्टार्टिंग जब हुई विलेज स्टडीज़ की, जब इंडिया जो है वो गुलाम था अंग्रेज़ों का, तब आपके पास जो है आपके पास जो जनरल जो विलेज लाइफ है उसको जो है वो स्टडी किया जाता था। तो आपके पास आप देखोगे पंजाब के अंदर रॉयल कमीशन जो है वो रॉयल कमीशन ऑन इरिगेशन वगैरह वो सारे कमीशंस जो है वो बनाए जाते हैं। तो पंजाब की जो विलेज लाइफ है उसको वो जो है वो डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहला आप यही देखते हो कि आपके पास जो है वो इंडियन विलेजेस एज ए सोशल सिस्टम। ठीक है, कि इंडिया का जो है वो सोशल सिस्टम क्या है। सो स्टार्टिंग वाले जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, द रॉयल कमीशन ऑन द इरिगेशन वगैरह, आपके पास मुखर्जी जो है वो बनते हैं, बंगाल के अंदर करते हैं। तो इस तरह से विलेज जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको जो है वो डॉक्यूमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद उसी के साथ जो है ये डॉक्यूमेंट भी किया जाता है, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट भी किया जाना शुरू हो जाता है कि आपके पास ट्रेडिशनल जो आपके पास एक सेटलमेंट पैटर्न था वो जो है वो आपके पास किस तरह का था, और अब जो है वो पैटर्न किस तरह से जो है वो चेंज हो रहा है। बिकॉज धीरे धीरे जो है वो ग्लोबलाइजेशन जो है वो होना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ अगर आपको हिस्ट्री याद होगी, इसी के साथ जो है वो 1920 के अंदर जो आपको एक प्रोसेस मिलता है डीपीजेंटाइजेशन का प्रोसेस, यानी कि लोग अपने घर बार छोड़ के जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है विलेजेस के अंदर, पॉवर्टी का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो जो है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेटलमेंट पैटर्न जो है वो इंडिया के अंदर किस तरह से जो है वो चेंज हो रहा है वो जो है वो यहाँ पे देखा जाता है। देन यू हैव द इंटरकास्ट रिलेशंस, कि आपके पास इंटरकास्ट रिलेशन जो है वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जजमानी सिस्टम जो हमने पीछे देखा था, जो कास्ट सिस्टम पीछे देखा था, वो किस तरह से जो है वो आपके पास चेंज हो रहा है। ठीक है, देन आपके पास अग्रेरियन रिलेशंस इन इंडियन विलेजेस के अंदर अगेन आपके पास जो है वो डिस्ट्रेस बढ़ रहा था और आपके पास जो है इंटरकास्ट रिलेशंस चेंज हो रहे थे। और फिर जो है वो आपके पास जब आपके पास एक 50 के अंदर जब इंडिया जो है वो आपके पास आज़ाद होता है, तो नेहरू की बहुत चाहत थी कि इंडिया को जो है वो पॉवर्टी फ्री किया जाए। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की जो है वो चाहत यही थी कि पॉवर्टी जो विलेजेस के अंदर जो क्रोनिक पॉवर्टी जो है वो अंग्रेज़ों की वजह से आ चुकी है, तो उसको जो है किसी ना किसी तरह से जो है वो बाहर निकाला जाए। तो वो मशीन्स को लेके आते थे बाहर से, लेकिन मशीन यहाँ पे ख़रीदता कोई नहीं था। उन्होंने जो है वो कुछ लोन्स वगैरह भी इधर उधर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कुछ ऐसे करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा जो है जितने अमेरिका के अंदर सक्सेसफुल हुए थे वैसे जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो हमें सक्सेस नहीं मिली। सो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ विलेज स्टडीज़ को, कुछ आपके पास जैसे MN श्रीनिवास हो गए, दुबे हो गए, इनको कहा कि आप जो है वो एग्रेरियन रिलेशनशिप आपके पास बाहर से भी आए, जैसे फोर्ड हैं वो बाहर से आए, तो कुछ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बुलाया, शिकागो स्कूल वालों को बुलाया कि इंडियन जो एग्रेरियन रिलेशनशिप्स हैं किस तरह से चेंज हो रहे हैं और किस तरह से जो है वो हमें इनकी वेलफेयर करनी है वो हमें जो है वो बताया जाए। तो एग्रेरियन रिलेशनशिप्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं इसके ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो बातचीत की गई। फिर उसके बाद जो है वो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का क्या जो है वो विलेजेस के ऊपर जो है वो आपके पास इम्पैक्ट पड़ा है। तो ग्लोबलाइजेशन स्टडीज़ जो है वो आजकल जो है वो की जा रही हैं। सो उसी पैटर्न के अंदर आपका सिलेबस जो है वो लिखा हुआ है, जिस पैटर्न के अंदर विलेज स्टडीज़ जो है वो हिस्टोरिकली जो है वो चेंज हुई हैं। पहले हमने विलेज सोशल सिस्टम पढ़ना शुरू किया, फिर उसके बाद आपका सेटलमेंट पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है इसको पढ़ना शुरू किया, फिर उसके बाद एग्रेरियन रिलेशनशिप्स कैसे चेंज हो रहे हैं इसको पढ़ना शुरू किया, ग्लोबलाइजेशन का कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है ये हम जो है वो 92 के बाद जो है जब LPG रिफॉर्म्स हुए उसके बाद जो है वो हमने पढ़ना शुरू किया। सो इस तरह से जैसे जैसे पढ़ाव आते हैं विलेज स्टडीज़ के वैसे वैसे जो है वो आपका जो सिलेबस है वो जो है वो लिखा गया है। देन उसके बाद लिंग्विस्टिक एंड द रिलीजियस माइनॉरिटीज़, अलग अलग उनके इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, उसको जो है वो देखा जाता है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि आपके पास जो है वो चेंजेस को
जो है वो देखा गया है कि आपके पास कास्ट मोबिलिटी जो है, कास्ट किस तरह से जो है वो चेंज हो रही है। तो दो मैंने प्रोसेसेस के बारे में बताया था, एक जो है वो बाहरी प्रोसेस, ठीक है, जिसको हम एक्सोजीनस कह सकते हैं, एक आपके पास इंडिया की प्रोसेस जिसको हम एंडोजीनस कह सकते, इंडोजीनस प्रोसेसेस जो है या फिर इंडिजीनस प्रोसेसेस जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं प्रोसेसेस को जो है वो आपके पास जो है वो आपने थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेनेटरी वे से जो है वो पढ़ना है, उसको क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो उसका करना है। संस्कृताइजेशन आ गई, वेस्टर्नाइजेशन आ गई, मॉडर्नाइजेशन आ गई। ठीक है, ये जो है ये आपके पास एम.एन. श्रीनिवास के अराउंड जो है ये तीनों प्रोसेसेस जो है वो आपके पास बनाई गई हैं। मॉडर्नाइजेशन खैर ये एक वेस्टर्न कंसेप्ट को जो है वो इंडिया के अंदर लाया गया। वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन के अंदर जो है वो एम.एन. श्रीनिवास का बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभाव रहता है। ठीक है, देन आपके पास जो है द इंटरप्ले अमंग द लिटिल एंड द ग्रेट ट्रेडिशन। तो आपके पास जो है जो मैक्सिकन स्टडीज़ हैं, जो मैक्सिको के अंदर जो है स्टडीज़ की गई, उसको जो है वो अगेन इंडिया के अंदर जो है वो रेप्लिकेट किया गया कि किस तरह से जो है वो विलेज की सोसाइटी जो है वो आपके पास चेंज हो रही है। और आपके पास कुछ एक्सोजीनियस प्रोसेसेस जो है जो आपके पास जो है चीज़ों को चेंज कर रही हैं। एक तो थी वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, जो कि एक्सोजीनियस प्रोसेसेस थी, और आपके पास जो है वो आपके पास 4 और एक्सोजीनियस प्रोसेसेस होती हैं। एक आपके पास पंचायती राज सिस्टम जिसको हम कहते हैं मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और एक है आपके पास जो है वो मास मीडिया। ठीक है, जो आपके पास जो जिसके साथ जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो तब्दीली करने की जो है वो कोशिश करती है। सो मास मीडिया जो है वो किस तरह से आपके पास जो है वो सोशल चेंज लेके जो है वो आ रहा है। ठीक है, सो दीज आर द मेजर इंडिजीनियस एंड द एक्सोजीनियस प्रोसेसेस जो कि आपके पास जो है इंडियन सोसाइटी में जो है वो चेंज जो है वो कैरी ऑन कर रही है। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आती है, जो अगला आपके पास इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट आता है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, वो है द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, एथनिक एंड द पॉलिटिकल मूवमेंट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपके पास इम्पॉर्टेंट है वो है द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल एथनिक मूवमेंट्स के ऊपर आपके पास 2 इम्पॉर्टेंट ऑथर्स मिलते हैं। जैसे आपके पास आगे के एस सिंह और आपके पास जो है LK मोहपात्रा। ठीक है, इनका जो है वो कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपने इनके बारे में, जैसे LK मोहपात्रा ने किस तरह से एथनिक मूवमेंट्स को डिवाइड किया है, वो आपने जो है वो देखना है। ठीक है, देन आपने जो है के एस सिंह ने किस तरह से किया है उसको जो है वो आपने देखना है। देन पॉलिटिकल मूवमेंट्स में जैसे आपके पास रजनी कोठारी ने जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से समझाया है कि किस तरह से जो है वो इंडिया की पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो है वो आपके पास कंडक्ट होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रीजनलिज्म के ऊपर जो है वो अगेन आपके पास जो है वो जैसे आपके पास असगर अली इंजीनियर ने जो है वो रीजनिज्म के ऊपर समझाया है, कम्युनलिज्म के ऊपर समझाया है। देन कम्युनलिज्म के अंदर एंथ्रोपोलॉजी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझाया गया है। पर्टिकुलरली 2 मेजर पर्सपेक्टिव्स हैं, एक है फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, एक है आपके पास साइको सोशल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो 2 पर्सपेक्टिव से जो है वो इसको समझाया गया है कम्युनलिज्म को। उसी तरह से जो है वो आपके पास जो है रीजनलिज्म की जो प्रॉब्लम आ रही है इंडिया में, उसको जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझाया है। वन इज़ द एथनिक पर्सपेक्टिव है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, साइकोलॉजिकल और द सोशो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। ठीक है, इस तरह से जो आपके पास जो एक प्रॉब्लम रीजनलिज्म की आ रही है उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझाया गया है। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो आपने समझना है कि किन पर्सपेक्टिव से जो है वो आप इन प्रोसेसेस को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू हैव टू अरेंज दीज थिंग्स। इस तरह से जो है वो आपने इसके जो है वो नोट्स बनाने हैं। ठीक है, सो इफ़ एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो आप जो है वो इस वीडियो के रिगार्डिंग, इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग आप जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो चीज़ों को लिख सकते हो। आई होप आपको एक हल्का सा जो है वो एक क्या कह सकते हैं कि एक जो आपका लाइन ऑफ एक्शन है वो जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है वो चीज़ों को आपने जो है वो अरेंज करना है, किस तरह से जो है वो आपने चीज़ों को जो है वो बनाना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।
hope it was informative for you, and thank you very much.